11 मिशन बीच में ही क्यों वापस आ गया, ऐसा क्या हुआ और अब आगे क्या होने वाला है? आज इन सभी सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और नासा और स्पेसएक्स का क्रू 11 मिशन 15 जनवरी 2026 को प्लान्ड शेड्यूल से लगभग एक महीना पहले ही खत्म हो गया। क्रू 11 ने सेफली कैलिफोर्निया के पास पैसिफिक ओशन में स्प्लैश डाउन किया। मिशन का अर्ली एंड एक सीरियस मेडिकल इशू की वजह से हुआ। ये इशू क्रू के एक मेंबर को अफेक्ट कर रहा था। एस्ट्रोनॉट का नाम पब्लिक नहीं किया गया है। प्रिवेसी रीजंस की वजह से ये फैसला लिया गया। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के 25 साल की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है जब मेडिकल इमरजेंसी की वजह से पूरी की पूरी क्रू को वापस लाना पड़ा। इस रिपोर्ट में हम समझेंगे कि मिशन क्या था, मेडिकल इशू क्या हुआ और अचानक वापस क्यों आया गया, डिसीजन कैसे लिया गया और अब इसका फ्यूचर मिशंस पर क्या इंपैक्ट होगा। तो क्रू 11 था क्या? क्रू 11 का लॉन्च 1 अगस्त 2025 को हुआ था। लॉन्च लोकेशन थी कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा। लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से मिशन स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पर गया। क्रू में 4 एस्ट्रोनॉट्स थे। नासा की जीना कार्डमन मिशन कमांडर थी। नासा के माइक फिन के पायलट थे। जापान के स्पेस एजेंसी JAXA के किमिया युई, रशिया के रोसकॉस्मोस से ओलेग प्लाटोनोव। क्रू ने सिर्फ 15 घंटे में ISS के साथ डॉकिंग कर ली थी। ये क्रू ड्रैगन हिस्ट्री का सबसे फास्ट रॉन्डेवू था। मिशन ओरिजिनली फरवरी 2026 के एंड तक चलना था, लेकिन मिशन सिर्फ 167 दिन का रहा। इस दौरान क्रू ने 2670 ऑर्बिट्स पूरे किए और 71 मिलियन माइल्स ट्रैवल भी किया। क्रू 11 ने 140 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट किए। टॉपिक्स थे माइक्रोग्रेविटी का ह्यूमन बॉडी पर इफेक्ट, न्यू टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशंस, ISS मेंटेनेंस और अपग्रेड्स। 2 नवंबर 2025 को क्रू ने ISS पर कंटिन्यूअस ह्यूमन प्रेजेंस के 25 साल कंप्लीट होने का सेलिब्रेशन भी किया। ये रिसर्च आर्टेमिस मून मिशंस और फ्यूचर मार्स मिशंस के लिए बहुत ही जरूरी है। माइक फिनिके के लिए ये उनका चौथा स्पेस फ्लाइट था। उनका टोटल स्पेस टाइम 549 दिन हो गया, जो नासा एस्ट्रोनॉट्स में 4th हाईएस्ट है। सब कुछ स्मूथ चल रहा था, लेकिन फिर एक सडन हेल्थ इशू ने मिशन का टाइमलाइन तोड़ दिया। 7 जनवरी 2026 को क्रू के एक मेंबर को सीरियस मेडिकल कंसर्न डेवलप हो गया। नासा ने क्लियर किया यह इशू स्पेस वॉक या किसी ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं था। प्रॉब्लम माइक्रोग्रेविटी से जुड़ी हो सकती है, जैसे बॉडी फ्लूइड्स का शिफ्ट होना, बोन डेंसिटी का लॉस या लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस फ्लाइट के इफेक्ट्स। नासा के चीफ हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जेम्स पॉल्क ने बताया ये कोई इंजरी नहीं थी, लेकिन ऐसी कंडीशन थी जिसका डायग्नोसिस ISS पर पॉसिबल नहीं था। ISS पर एडवांस फैसिलिटीज नहीं होती, जैसे MRI या फुल लैब टेस्टिंग, इसीलिए अर्थ बेस्ड टेस्ट जरूरी थे। नासा ने बताया एस्ट्रोनॉट ऑर्बिट में स्टेबल था, कोई इमीडिएट डेंजर नहीं था, लेकिन रिस्क लेना पॉसिबल नहीं था। ISS के 25 साल के ऑपरेशंस में ये पहली बार हुआ जब मेडिकल इवैक्यूएशन की वजह से पूरी मिशन एंड कर दी गई। ग्राउंड टीम्स टेलीमेट्री के थ्रू हेल्थ मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन फाइनल ट्रीटमेंट के लिए धरती पर वापस आना जरूरी था। ड्रैगन कैप्सूल ही चारों एस्ट्रोनॉट्स का सिर्फ एक रिटर्न ऑप्शन था। अगर एक को वापस भेजना होता तो बाकी 3 भी साथ ही आते। इसी वजह से 8 जनवरी को एक प्लान्ड स्पेस वॉक कैंसिल कर दिया गया। 8 जनवरी 2026 को नासा ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि क्रू 11 अर्ली रिटर्न करेगा। डिसीजन नासा एडमिनिस्ट्रेटर जैरेड आइजकमैन और मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन के बाद लिया गया। 14 जनवरी को क्रू ने ISS से अनडॉक किया। टाइम था लगभग 3:20। लोकेशन थी ऑस्ट्रेलिया के साउथ में 260 मील का डिस्टेंस। अनडॉकिंग के बाद ड्रैगन ने 11 घंटे का डी ऑर्बिट ट्रैजेक्टरी फॉलो किया। 15 जनवरी को 3:41 पर कैप्सूल ने स्प्लैश डाउन किया। लोकेशन थी सैन डिएगो के पास पैसिफिक ओशन। स्पेसएक्स के रिकवरी शिप्स ने कैप्सूल को सिक्योर किया। स्प्लैश डाउन के बाद चारों एस्ट्रोनॉट्स को लोकल हॉस्पिटल ले जाया गया। ओवरनाइट मेडिकल इवैल्यूएशन हुआ। 16 जनवरी को क्रू ह्यूस्टन के जॉनसन स्पेस सेंटर पहुंची। वहां रिकंडीशनिंग और रिकवरी प्रोसेस शुरू कर दिया गया। नासा एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि जरूरत पड़ने पर एस्ट्रोनॉट्स को सेफली घर ला पाना हमारे स्पेस प्रोग्राम की स्ट्रेंथ दिखाता है। कमर्शियल क्रू प्रोग्राम ने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी प्रूव की। री एंट्री या रिकवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन रिपोर्ट नहीं हुई। लेकिन ऐसा क्यों होता है? लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस फ्लाइट के रिस्क क्या क्या हैं? सबसे पहले माइक्रोग्रेविटी ह्यूमन बॉडी पर गहरा इंपैक्ट डालती है। सबसे पहले फ्लूइड रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है।
इससे फेस स्वेलिंग होती है, विजन प्रॉब्लम्स होते हैं और इस कंडीशन को स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम कहा जाता है। मसल्स धीरे धीरे वीक होती चली जाती हैं, बोन्स का डेंसिटी लॉस होता है, बॉडी एक्सेलरेटेड एजिंग जैसा बिहेव करने लगती है। रेडिएशन एक्सपोजर भी बढ़ता है, इससे कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। मेंटल स्ट्रेस भी होता है, आइसोलेशन होता है, कन्फाइंड स्पेस होता है और धरती से दूर रहना होता है। आईएसएस के मेडिकल बेस बेसिक ट्रीटमेंट के लिए होते हैं, लेकिन इमरजेंसी रूम लेवल डायग्नोस्टिक पॉसिबल नहीं होते। एमआरआई, सर्जरी, एडवांस लैब टेस्ट, इन सब के लिए धरती पर वापस आना ही पड़ता है। क्रू 11 ने 5 महीने से ज्यादा टाइम स्पेस में बिताया है। प्री फ्लाइट स्क्रीनिंग होती है, डेली एक्सरसाइज होती है, मेडिसिन दी जाती हैं, फिर भी ऐसे रेयर केसेस हो सकते हैं। डॉक्टर पोल्क के मुताबिक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में ऐसे इवेंट्स अनअवॉइडेबल हैं। ये इंसिडेंट्स फ्यूचर मिशंस के लिए मेडिकल प्रोटोकॉल्स इंप्रूव करते हैं। नासा ने सेफ्टी पर कॉम्प्रोमाइज करने से इनकार किया है, तो आईएसएस ऑपरेशंस पर क्या इसका असर पड़ेगा? क्रू 11 के रिटर्न के बाद एक्सपीडिशन 74 पर सिर्फ 3 क्रू मेंबर्स रह गए। टेम्परेरी तौर पर साइंस और मेंटेनेंस कैपेसिटी कम हुई। आईएसएस नॉर्मली 6 से 7 एस्ट्रोनॉट्स के साथ फुली एफिशिएंट होता है। कम क्रू का मतलब है इमरजेंसी रिस्पांस में रिस्क, मेंटेनेंस का लोड ज्यादा। क्रू 12 के साथ फॉर्मल हैंडओवर नहीं हो पाया। आर्टेमिस 2 लूनर मिशन की फरवरी प्रिपरेशन के बीच टाइमलाइंस और भी टाइट हो गई। इंसिडेंट ने नासा की रोटेशन स्ट्रैटेजी टेस्ट की है। फास्ट एडजस्टमेंट्स पॉसिबल हैं, लेकिन डिपेंडेंसी अभी भी लिमिटेड व्हीकल्स पर है। यूएस सेगमेंट ज्यादातर ड्रैगन पर डिपेंड करता है। फिर भी आईएसएस ऑपरेशंस स्मूथली कंटिन्यू हो रहे हैं। और अब आगे क्या होगा? क्रू 12 और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? SpaceX क्रू 12 का लॉन्च 15 फरवरी 2026 से पहले नहीं होगा। क्रू 12 में होंगे नासा की जेसिका मेयर जो कि कमांडर होंगी, जैक हैथवे जो कि पायलट होंगे, ESA की सोफी एडनॉट और रॉसकॉस्मोस के एंड्री फेडियाव। नासा लॉन्च को और अर्ली लाने का ऑप्शन भी देख रही है। मकसद है आईएसएस पर फुल क्रू स्ट्रेंथ रिस्टोर करना। क्रू 12 6 महीने के मिशन पर जाएगा। फोकस होगा साइंस एक्सपेरिमेंट्स, टेक्नोलॉजी टेस्टिंग और भी बहुत कुछ। क्रू 11 एस्ट्रोनॉट्स को महीनों तक रिहैबिलिटेशन से गुजरना पड़ेगा। मसल और बोन रिकवरी, मेडिकल डेटा कलेक्शन, ये डाटा फ्यूचर मिशंस के लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। नासा बोइंग स्टारलाइनर को भी सर्टिफाई करना चाहती है ताकि बैकअप ऑप्शन मिले। आर्टेमिस 2 फर्स्ट क्रूड मून फ्लाईबाय मिशन ऑलरेडी क्यू में है। क्रू 11 इंसिडेंट ने क्लियर कर दिया कि धरती के पास मेडिकल इवैक्यूएशन पॉसिबल है। मून और मार्स पर ये लग्जरी नहीं होगी, इसलिए अडेप्टेबिलिटी और मेडिकल प्रिपेयर्डनेस फ्यूचर स्पेस फ्लाइट की होगी। क्रू 11 ने 140 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट किए, चैलेंजेस के बावजूद। ये मिशन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की प्रोग्रेस और रिस्क दोनों को हाईलाइट करता है। अब फोकस है स्मूथ ट्रांजिशंस, हेल्दी एस्ट्रोनॉट्स और आईएसएस को स्ट्रॉन्ग और रिजिलिएंट बनाना। यह है एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।